तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ होली की। होली एक प्रकार से एक ऐसा त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है ही। होली जैसे मान लेते हैं दो रंग जब आपस में मिलते हैं तो एक नए प्रकार का रंग बनता है। ठीक इसी प्रकार से होली जो होता है मिलन का त्यौहार होता है। जब दो विचारधाराएं, जो दो व्यक्तियों की परस्पर विचारधाराएं आदान प्रदान होती हैं तो एक नई विचारधारा का जन्म होता है। होली उस विचारधारा का त्यौहार है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस होली की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में होली स्पेशल धमाके के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए क्या ले आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य पेपर 1 2021 के लिए रामबाण सीरीज। इसके अंतर्गत 14 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इन्हीं 14 को आपको पढ़ लेना। इन्हीं 14 टॉपिक में पूरा का पूरा आपका पेपर समाहित होगा। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको कैसे डील करना है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विस्तार से समझेंगे कि मुद्दे को बड़े ही आसानी से सारे के सारे पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे। बस एक वीडियो यही लास्ट तक आपको देख लेना है। उसके बाद में आपको मेरे प्यारे दोस्तों बस ये टॉपिक्स को थोड़ा बहुत आपको एक एक दिन में तैयार कर लेना है। मात्र 14 दिन में आप अपने बीए की तैयारी को एक नवीन गति प्रदान कर सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। आइए उस दिशा की ओर आज होली के दिन से हम अग्रसर होते हैं और डेली एक एक टॉपिक पढ़ करके हम अपने 14 टॉपिक को समाप्त करते हैं। और उसके बाद में ऐसे करने के बाद आप एग्जाम में 80 से अधिक नंबर ला सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो। अब तैयार कैसे करना है इसके लिए मैं भी कुछ आपको जो है फार्मूलाज या ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। बड़े ही आसानी से ध्यान रखेंगे, रणनीति ही निर्णायक है और जब तक रणनीति सही नहीं रहेगी तब तक जो है आपका ना तो निर्णय सही आएगा मेरे प्यारे दोस्त, और जब निर्णय सही नहीं होगा तो आपका जो मंजिल होगी वह सही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात है रणनीति के तहत आपको अपना पथ क्लियर करना है कि किस प्रकार से हमको क्लियर करना है। आपके मंजिल है बीए का एग्जाम और आपका पथ है मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपका क्या है, ये आपके मेरे प्यारे दोस्तों रास्ते हैं। जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे पहुंच जाएंगे तो 14 पर मेरे दोस्तों पहुंचते ही आपको अपने मंजिल की प्राप्ति मतलब बीए के एग्जाम्स में आप जो है इतने % नंबर तक लाने में सक्षम हो जाएंगे। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूट करके नहीं जाएगा। बस इतने टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। व्याख्या खंड भी इसी के तहत मैं बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं कहाँ से संबंधित है, तो उसके लिए भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, अगर आप बीए सेकंड ईयर में हैं, बीए सेकंड ईयर में आप हिंदी साहित्य लिए हैं तो आपको जाहिर सी बात है आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ना होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य में आपके मेरे प्यारे दोस्तों बात किसके बारे में होती है, आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत आपको पता होगा, हिंदी साहित्य के लेक्चर में हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत 1850 ईस्वी से लेकर के शुरुआत मानी जाती है। किसी की कोई विद्वान 1843 से मानते हैं, कोई विद्वान 1850 से मानते हैं, कई आलोचक तो 1857 से मानते हैं जब 1857 की क्रांति होती है समाज में। तो कुल मिलाकर के यह मुद्दा आपको समझना है कि लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से किस शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य से हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत होती है। वह नया युग है मेरे प्यारे दोस्तों आधुनिक युग। और आधुनिक युग में कहीं ना कहीं पे आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग मतलब प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, और उसके बाद में नई कविता, सठोत्तरी, स्वतंत्रोत्तर इत्यादि मतलब स्वतंत्रोत्तर के बाद ही सठोत्तरी आएगी। इस प्रकार से जो है तमाम सारी कविताएं, गज़ल, नई गीत इत्यादि क्षेत्रों में विकास होता रहा है हिंदी काव्य साहित्य का। और हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ते हैं हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए सेकंड ईयर में पेपर 1 के अंतर्गत। तो उसी के बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी है, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ही ध्यान से मुझे आपको सुनना है, बस मेरी बातों को सुन लेना है और बोर्ड पर अपनी निगाहें को गड़ाए रखना है बस। तो अपनी निगाहों के माध्यम से बोर्ड को देखेंगे और अपनी जो है चक्षु से अर्थात कान से आप मुझे सुनने का प्रयास करेंगे।
बात करते हैं पहला टॉपिक आपका क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं तो पहला टॉपिक होता है आपका, पहली चीज़ आप तैयार क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपना पाठ्यक्रम पढ़ते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। आखिरकार आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित कवि हैं वह कौन कौन से हैं, कविताएं कौन कौन सी आपके पाठ्यक्रम में उन कवियों की संकलित है। जैसे मान लेते हैं आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्ता जी संकलित हैं, सुमित्रानंद पंत जी संकलित हैं, जयशंकर प्रसाद जी संकलित हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसी प्रकार से महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आगे रामधारी सिंह दिनकर इत्यादि कवि सम्मिलित हैं। या इसी प्रकार से आगे द्रुत पाठ के रूप में भी बहुत सारे कवि होते हैं, जैसे उसमें आपके सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री या इसी प्रकार से अन्य कवि होते हैं। तो उन सभी को आपको पता होना चाहिए आपका पूरा सिलेबस। सबसे पहली बात, किसी भी परीक्षा को, चाहे वह बीए की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी या पीसीएस की, या फिर कोई भी ऐसी दुनिया की परीक्षा नहीं है, अगर उस परीक्षा को आपके उस परीक्षा के सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अगर अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपने उस पाठ्यक्रम को पढ़ लिया तो बड़े ही आसानी से आप उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और जो लोगों की भीड़ है उससे आगे निकल सकते हैं। हमको परीक्षा की तैयारी करते समय रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। रणनीति होगी आपको लोगों से आगे कैसे निकलना है, तो उससे आगे निकलने के लिए बस शुक्ला स्टडी पॉइंट के इन 14 टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। एक भी प्रश्न छूट करके नहीं जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर रिक्वायरमेंट हो कि ऐसे 14 टॉपिक आप बनाइए, हर सब्जेक्ट पे आपके 14 टॉपिक मैं बनाऊंगा और इसी प्रकार से आप आसानी से सारे मुद्दे को समझ सकेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ओके, बस इन्हीं को आपको तैयार कर लेना अच्छे से। आपका जो है एग्जाम में लगभग 80% से ऊपर नंबर है। बार बार मैं यही बातें बता रहा हूं। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताओं के नाम, सबसे पहले आपको आपके पाठ्यक्रम में कितनी कविताएं संकलित हैं, उन कविताओं के साथ साथ उन कविताओं को लिखा किसने है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे क्यों पूछेगा, सिलेबस से कैसे प्रश्न पूछता है, तो सिलेबस से मेरे प्यारे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविवर मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछ लिया। या फिर आपसे पूछ लिया, मान लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की आपके पाठ्यक्रम में मातृभूमि संकलित है, मान लेते हैं मातृभूमि कविता संकलित है। अब आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि मातृभूमि कविता के अंतर्गत इसका भाव क्या है, मातृभूमि कविता किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, मातृभूमि कविता का सार संदेश क्या है, यह चीज़ें बताइए आप, ऐसे पूछेगा। या इसकी जो है पूर्ण रूप से आप जो है आसानी से इसके मंतव्य के बारे में, मातृभूमि कविता के माध्यम से कविवर मैथिली शरण गुप्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस कथन की पुष्टि करिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जितने भी कवि संकलित हैं, उनकी कविताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई सर? हाँ क्लियर हुई। आगे बढ़ें। आगे आप बता सकते हैं बड़े ही आसानी से मेरे प्यारे दोस्त। अगला मुद्दा आपका यह होगा, पाठ्यक्रम में संकलित से 5-5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित होती हैं। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे, इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में और भी जो संकलित हो उनके हिसाब से। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सभी, जैसे मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया है, इसी प्रकार से और भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, विभिन्न कवियों की, कलगी बाजरे की हो गई, या इसी प्रकार से सामग्री का नैवेद्य दान हो गया, हीरो सीमा कविता हो गई। इसी प्रकार से कोई भी कविता होती है, आप बड़े ही आसानी से इन मुद्दों को समझ करके आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों के। चलिए, यहाँ पर आपको और समझना पड़ेगा, तो कविताओं के नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा मुद्दा द्विवेदी, ध्यान रखिए, द्विवेदी से पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दिया था लिखना, भारतेंदु। तो एग्जाम में हमने 2-3 ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो कि भारतेंदु युग से पूछे गए हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका भारतेंदु युग नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी आप भारतेंदु युग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारतेंदु युग की विशेषताओं को आपको जानना अति आवश्यक होता है। तो किसी युग को पढ़ने से पहले उसकी विशेषताएं, वह युग क्यों आया, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने आपको बताया था कि आधुनिक युग की शुरुआत हुई, तो आधुनिक युग की शुरुआत क्यों हो गई, क्यों रीतिकाल की जो है रीतिकाल का पतन हुआ, आधुनिक काल की शुरुआत हुई। आखिरकार ऐसी वह कौन कौन सी विचारधाराएं थी जो कि आधुनिक काल को प्रेरित किया या भारतेंदु युग को आने में प्रेरित की। भारतेंदु युग में ऐसी कौन सी चीज़ें की जा रही थी जिसके कारण से हमको युग ही परिवर्तित करना पड़ा।
ये सारे मुद्दे जानने होते हैं। और यह सारे मुद्दे आप तभी जान पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों जब आपको एक प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की मूलभूत जानकारी होगी विभिन्न आलोचकों के अनुसार। साथ ही साथ आलोचक के कथनों को आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में भक्ति काली साहित्य की देन है, किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या कहा है, द्विवेदी जी ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, नागेंद्र जी ने क्या कहा। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने आलोचक का कार्य किया है और उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताई हैं, उनको हमको पढ़ना होता है। अब यहाँ पर मैं उनको आलोचकों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ भारतेंदु युग के बारे में, आपको उसकी विशेषताएं और भारतेंदु युग की कुछ रचनाओं के बारे में, उनके कवियों के बारे में। मतलब पूछ लेता है कि भारतेंदु युग की 4 कविताओं के नाम लिखें, तो भारतेंदु युग की विशेषताएं 4 विशेषताएं या ऐसी 5 विशेषताएं लिखें तो आप भारतेंदु युग की विशेषताओं को देख लेंगे। भारतेंदु युग की कविताओं के बारे में ध्यान रखेंगे, भारतेंदु युग में कविताएं बोल रहे हैं। भारतेंदु युग के कवि, तो भारतेंदु युग के कवियों के बारे में मतलब कि लेखकों के बारे में, भारतेंदु युग के कौन कौन से लेखक हैं उनके बारे में मतलब थोड़ा जानकारी नहीं लेनी है, बस भारतेंदु किसे मानते हैं, भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्रा प्रेमघन जी हैं, इसी प्रकार से बद्रीनारायण जो है वो है बद्रीनारायण प्रेमघन, उन्हीं का नाम है। तो इनके बारे में आपको मतलब कि ध्यान देना कि हाँ ये कवि जो है इसके भारतेंदु युग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग मेरे प्यारे दोस्तों, द्विवेदी युग की शुरुआत कब होती है, कब इसका खात्मा होता है, क्यों द्विवेदी युग की क्या क्या विशेषताएं नहीं है, द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि शामिल हुए हैं, उसका जो है द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, उनकी रचनाएं और विशेषताएं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से छायावाद, छायावाद के 4 स्तंभ को लेकर के एग्जाम में लगातार प्रश्न बनना, तो छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद पन्त निराला, महादेवी वर्मा को आपको पता होना चाहिए। छायावाद की विशेषताओं के बारे में, छायावाद के किन्हीं 4-5 कवियों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार से प्रगतिवाद के 4-5 कवियों के नाम, प्रयोगवाद के 4-5 कवियों के नाम, इसी प्रकार से आपको जो है सठोत्तरी या फिर इन कविताओं के नाम। वैसे जो प्रयोगवाद या प्रगतिवाद में है या फिर जो है इन सब में है वह नई कविता में भी आते हैं, स्वतंत्रोत्तर कविता में भी आती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपके जो है कवियों के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है निम्न में से द्विवेदी युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम, 5 कवियों के नाम, छायावाद के 4 स्तंभों के नाम, प्रगतिवाद की विशेषताओं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, छायावाद की विशेषताएं, विशेषताओं से लेकर के उनके साहित्य में क्या योगदान है, इससे प्रश्न पूछा था, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, तो विस्तार से आपको एक एक जानकारी थोड़ी बहुत मूलभूत में ले लेनी है। आगे समझते हैं मैथिली शरणगुप्त। आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगे मैथिली शरणगुप्त, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त एक प्रकार से कैसे कवि हैं, तो राष्ट्रकवि है मैथिली शरणगुप्त, और राष्ट्रकवि होने के नाते यह आपके पाठ्यक्रम में जरूर संकलित होंगे। और मैथिली शरणगुप्त के से संबंधित जो रचनाएं हैं उनसे मैथिली शरणगुप्त से एक व्याख्या अवश्य पूछी जाती है। तो मैथिली शरणगुप्त की समस्त रचनाओं की आपको व्याख्या, एक बार व्याख्या यार देखने में क्या आता है, आप कविताओं को एक बार पढ़ लेंगे, कविताओं की व्याख्या आपने एक बार पढ़ लिया मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपको रटने की आवश्यकता है। सही तरीके से अगर व्याख्या किसी ने कर दी और आपने उसको ग्रहण कर लिया, मतलब उसका पुटपान कर लिया, समझ लिया, बड़े ही आसानी सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। तो सुमित्रानंद पंत की क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों भाव पक्ष, जब भी आप कोई साहित्य पढ़ रहे हो तो उसमें बता दूं, साहित्य पढ़ते समय आपको जैसे मान लेता मैंने लिखा कि मैथिली शरणगुप्त के बारे में पढ़ना है, तो मैथिली शरणगुप्त के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य में जब भी आप पढ़ें किसी कवि के बारे में, तो साहित्य में मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं आपको 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका साहित्य में, एक तो पद्य होता है और एक गद्य होता है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पद्य के बारे में भी कर रहे हैं। पद्य को पढ़ने के लिए 2 चीज़ें होती हैं पद्य को करने के लिए, एक तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो जो भाव पक्ष होता है इसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम अनुभूति पक्ष कहते हैं। भाव पक्ष को हम क्या कहते हैं, तो भाव पक्ष को हम अनुभूति पक्ष कहते हैं। अनुभूति मतलब जो अपने अंदर का भाव है उसको हम कैसे विचार मतलब कि आगे बढ़ाएं। तो एक तो भाव पक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, कला पक्ष। कला पक्ष क्या होता है, जैसे मान लेते हैं रस, छंद, अलंकार इत्यादि चीज़ें जो रस निरूपण होते हैं, या फिर रीति निरूपण आपने पढ़ा होगा। रीति निरूपण जो है रीतिकाल में होता था, एक जो है बड़ी ही उसकी विशेषता मानी जाती है रीतिकाल की। तो रीति निरूपण में रस, छंद, अलंकार, इसीलिए आचार्य शुक्ला जी को तो यहाँ तक कहना पड़ गया कि जो आपके केशवदास है वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उसमें लिखा सारी बातों को, मतलब कि जो है वहाँ पर अलंकारों को और छंद को ज़बरदस्ती, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कह डाला। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर भाव पक्ष और कला पक्ष। तो आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा कि मैथिली शरणगुप्त की भाव पक्ष एवं कला पक्ष या अनुभूति पक्ष और इसके बाद में शिल्प पक्ष। तो शिल्प पक्ष या अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष या कला पक्ष
के बारे में बताते हुए मैथिली शरण गुप्त की 3 रचनाओं या 4 रचनाओं के बारे में बताएं। या आपसे पूछेगा मैथिली शरण गुप्त का भाव पक्ष को बताते हुए मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बताइए। या उनके जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है साहित्यिक एवं जो है चारित्रिक विशेषताएं बताइए। या मैथिली शरण गुप्त सच्चे रूप में एक देशभक्त हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्न इनसे पूछे आते हैं। इसी प्रकार से सुमित्रानंदन पंत आपके कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत आपके प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि होने के नाते इनसे एक प्रश्न जबरदस्त मतलब कि यहाँ पर जरूरी बन जाता है कि आखिरकार यह बताएं कि सुमित्रानंदन पंत को क्यों प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। यह आपसे प्रश्न पूछेगा कि सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति निरूपण किस प्रकार से है, आप इसके बता सकते हैं। तो आप या सुमित्रानंदन पंत के भाव पक्ष का वर्णन कीजिए या कला पक्ष का वर्णन कीजिए, या भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। ऐसे हर एक मेरे प्यारे दोस्तों कवियों से प्रश्न बनते हैं। तो बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुचारू रूप से बस इन सभी बातों को समझना है। और समझना क्या, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम हैं ना, हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आप लोगों के लिए हमेशा साथ ही रहते हैं। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका निदान अवश्य शुक्ला एचडी पॉइंट के लिए जो के द्वारा अगर संभव हो सका तो करवाया जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप सारी बातों को समझेंगे। सुमित्रानंदन पंत से संबंधित आप बातें, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो प्रकृति के सुकुमार कवि के होते हुए इनके बारे में आपको प्रकृति से रिलेट करके इनको पढ़ना है। समझ में आई बात? तो इनको प्रकृति से जोड़ करके पढ़ेंगे, इनको राष्ट्र से जोड़ करके पढ़ेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि यह राष्ट्र कवि हैं, यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद, भैया हिंदी साहित्य का एक जीता जागता ज्वलंत नेम आ चुका है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे, मतलब इनकी जीवन रचनाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसे मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, सुमित्रानंदन, इन सबके जीवन परिचय के बारे में, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, मतलब उसी में विशेषताएं, रचनाएं, योगदान सब आ जाता है। तो जीवन परिचय, ये 4 टॉपिक जो हमने लिखे हैं ना, ये इन्हीं के लिए लिखे हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना होगा। तो मान लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की विशेषताएं पूछ लिया, मैथिली शरण गुप्त के काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पर प्रकाश डालिए, रचना संसार पर प्रकाश डालिए। या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। या प्रश्न पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्य में क्या योगदान रहा, उसको बताइए। इसी प्रकार से पूछ सकता है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछेगा। ओके, तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। तो कमेंट से बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कोई कटबैसी या फिर मैं आपको ऐसी चीज़ों को बताने का प्रयास नहीं करता जो कि वैध नहीं होती हैं। मैं आपको 100% एक प्रकार से मैं ऐसे बताता हूँ कि आपके जो 80% हमने बताया ना, 80% आएंगे, या तय है मेरे प्यारे दोस्तों, 80% आएंगे अगर आपने ऐसे पढ़ लिया। क्योंकि हमने पिछले 5 सालों के पेपर को बड़े ही गहनता से अध्ययन किया है। पिछले 5 सालों के पेपर को हमने देखा है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स खरीदी, इधर उधर से तमाम सारे मुद्दों को पढ़ा, समझा, जाना। उसके बाद में यह वीडियो हमने सोचा होली के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक तोहफा देंगे, और तोहफा होगा हिंदी साहित्य का। यह हिंदी साहित्य आपको बहुत कठिन लगता था, इसके लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बस इन्हीं को आपको पढ़ना, अपनी सीरीज़ वगैरह जो भी आपके पास है उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और बड़े ही आसानी से अच्छे से नंबर लाएं। आपको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर अच्छे लाना है, शुक्ला एचडी पॉइंट का नाम रोशन करना है, बस इतना ध्यान रखें। आपको यह पता होना चाहिए कि आप बीए कर रहे हैं, और बीए की अगर क्षेत्र में अगर कोई चैनल आया है उठ करके, शुक्ला एचडी पॉइंट आप लोगों के समक्ष आया है, आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के योगदान से और आप लोगों के ही कारण आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को ही इसको और बढ़ाना है, और जो है लगभग इसको और ऊंचे स्तर पर लाना, ताकि जो है लोग जान सके यह बातें, और जो है बड़े बड़े लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनको भी पता चले कि जैसे भाई कॉलेज में पढ़ाई आप नहीं करवाते, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि वह बोलना यहाँ पर उचित ना होगा। चले आगे बढ़ते हैं, किसी दिन बात होगी तो उस पर भी बात की जाएगी कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या मुद्दा होता है। चले, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद से भैया प्रश्न क्या पूछा जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ है।
जयशंकर प्रसाद को क्या कहता है? छायावाद का एक प्रकार से स्तंभ कहा जाता है। पिलर हैं भैया, ये कौन है? छायावाद के पिलर हैं जयशंकर प्रसाद, सबसे मजबूत पिलर हैं जयशंकर प्रसाद। मात्र 47-48 वर्ष की आयु में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऐतिहासिकता की तो मानो इन्होंने गांठ बांध रखी हो। ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं इतनी लिख डाली जयशंकर प्रसाद ने कि इतिहास में जो छुपे हुई चीजें क्यों लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक रचनाएं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब जयशंकर प्रसाद रचनाएं लिख रहे थे उस समय अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, और जब अंग्रेज हमको पर शासन कर रहे थे तो अंग्रेज के शासन सत्ता को हटाने के लिए जनता को जागरूक करना अति आवश्यक हो गया था। और जनता को जागरूक करने के लिए छायावाद में जयशंकर प्रसाद जैसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे, महादेवी वर्मा जैसे दुर्गा के अवतार के रूप में आते हुए, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों राम जो है प्रसाद पंत निराला, सुमित्रानंद पंत जैसे महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने आए। कोई तो मतलब कि जिन्होंने हिंदी साहित्य के जगत में एक ऐसे युग की शुरुआत की जो कि छायावाद के नाम से आनाता है। ये रचनाएं तो लिखते थे, किसी मानते ऐतिहासिक रचनाएं लिख रहे थे। ऐतिहासिक रचनाओं में बहुत सारे जो है भारतीय समाज की वीर गाथाओं के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जो आज के राजा महाराजा जो दास्ता स्वीकार कर रहे हैं अंग्रेजों की, वह दास्ता स्वीकार ना करें। छाया के माध्यम से इन्होंने, क्योंकि इसका नाम छायावाद है। छायावाद क्यों नाम पड़ा? छायावाद इसीलिए नाम पड़ा मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि यह एक प्रकार से प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? यहाँ पर जो चीजें लिखी जा रही हैं उसका वह मतलब नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मेरी परछाई बोर्ड पर आ रही है तो क्या मैं मेरी परछाई हूं? नहीं हूं ना, लेकिन मुझे आप तो देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, जो परछाई में जा रहा है वह सत्य है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर रचनाएं लिख रहे थे, वह रचनाएं तो देखने में जो है आपको जो लिख रहे थे उसका जो मतलब निकालेंगे तो वह मतलब नहीं होता था, उसमें कुछ गूढ़ रहस्य छुपा होता है। इसलिए छायावाद को पढ़ने के लिए जो आलोचक होते हैं, बहुत सारे आलोचकों की तो मतलब कलम तक रुक गई छायावाद को डिफाइन करते करते। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जैसे आलोचकों ने भी जो है छायावाद पर व्यंग्य प्रस्तुत किया है और कहा कि छायावाद को समझना ऐसे वैसों की बात नहीं है। छायावाद को समझना तो आपको एक प्रकार से, जैसे अगर आप अपने अंदर के विचारों को, आप अपने अंदर के टैलेंट को जानते हैं तो आप छायावाद की चीज़ों को जान सकेंगे। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलांग, खिले हो ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसी प्रकार से नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नर नग पग तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर जाता। इस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी जो कि एक समाज का दर्पण थी, समाज को दिखाने का प्रयास, समाज को जागरूक करने का प्रयास छायावाद में किया जा रहा था। यही उग्र रूप धारण करके छायावाद की एक विशेषता जो थी वह विशेषता करके प्रगतिवाद प्रयोगवाद में और ऊंची उठती है। वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जैसे हुंकार रचनाएं लिखने वाले, परशुराम की प्रतीक्षा जैसी रचनाएं लिखने वाले एक ऐसे वीर ओज पुरुष आते हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह भरा, लोगों के अंदर ओज भरा। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे मुद्दे आते हैं। आप समझिए, जयशंकर, हम तो मैं पूरे का पूरा डिफाइन करने लगा आपको। तो जयशंकर प्रसाद से, चूंकि यहाँ से पूछा आता है कि जयशंकर प्रसाद पूर्ण रूप से ऐतिहासिक रचनाकार हैं या अर्ध रूप से ऐतिहासिक रचनाकार है, इसके संबंध में आप कुछ बताएं, मतलब इस बात की पुष्टि करिए। या जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिकता पर आधारित है, इसके संबंध में जो है आप क्या लिख सकते हैं या फिर आप क्या समझते हैं इससे। जयशंकर प्रसाद के जो है भाव पक्ष एवं कला पक्ष को के बारे में बताइए। जयशंकर प्रसाद का प्रकृति निरूपण कैसे रहा है। जयशंकर प्रसाद के प्रति मतलब के बारे में देखें तो इन्होंने नारी निरूपण या फिर प्रकृति का मानवीकरण कैसे किया, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा इनकी रचना विशेषताएं, रचनाएं, योगदान और जो है ये। अब मेरे प्यारे दोस्तों भाव पक्ष और कला पक्ष में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अलंकार निरूपण, जयशंकर प्रसाद का अलंकार कैसे था, इन्होंने रस का प्रयोग क्या किया है। तो ऐसे पूछेगा कि काव्य मतलब कि उनके भाव पक्ष एवं कला पक्ष के बारे में बताएंगे। ओके, तो ऐसे प्रश्न इनसे पूछेगा। इसी प्रकार से निराला जी से ये प्रश्न पूछता है और इसी प्रकार से आपका महादेवी वर्मा और अज्ञे जो है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ओज, ऐसे आपसे प्रश्न लिखेगा कि सिद्ध कीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। बस
इस कथन की आपको पुष्टि करनी होगी। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में या छायावाद का दुर्गा कहा जाता है, क्यों? इस कथन की पुष्टि करिए। महादेवी वर्मा के भाव पक्ष एवं कला पक्ष को बताते हुए रस छंद अलंकार के पर प्रकाश डालिए, ऐसे आपसे पूछेगा उनके। या फिर जो है महादेवी वर्मा जो है एक प्रकार से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, छायावाद की चौथी स्तंभ है, तो क्यों है, क्या योगदान उनका साहित्य में रहा है, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो बता सकते हैं। आज्ञा के बारे में पूछेगा, तार सप्तक से लेकर के प्रश्न कि उनके तीन तार सप्तक आए थे, वो कैसे कैसे थे, किस प्रकार से आए, उनको आपको बता देना है। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों विशेषताएं होती हैं किसकी, अब यहाँ पर द्विवेदी युग की विशेषताओं से पूछा जाएगा, छायावाद की विशेषताएं हो सकता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और भारतेंदु की विशेषताएं और इनकी रचनाएं। द्विवेदी की रचनाओं के बारे में आपको कुछ रचनाएं और कुछ कवियों के नाम, छायावाद की रचनाएं कवियों के नाम, प्रगति और प्रयोग और भारतेंदु की जो है रचनाओं के नाम। द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा इसके बारे में, छायावाद का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा इसके बारे में, प्रयोगवाद का छायावाद में हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा इसके बारे में, इसी प्रकार से भारतेंदु युग का क्या योगदान रहा इसके बारे में आपको बता देना है। इसी प्रकार से कवियों के जीवन परिचय के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और लास्ट में आता है आपका द्रुत पाठ के रूप में जो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनको आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कोई भी कवि हो भैया, उनसे यही प्रश्न पूछ जो हमने आपको बताया ना, तो कोई भी कवि, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ाया जा रहा हो, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं भैया, तो इन सभी मुद्दों को आपको पता होना चाहिए जो हमने आपको बताए। यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस इन्हीं फैक्टर्स को आपको पढ़ लेना है, बड़े ही आसानी से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चले फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएंगे। इसी प्रकार से अगर इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक ज़्यादा शेयर आ जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों पेपर 2 की लाने का प्रयास करूंगा और पेपर 2 के बारे में वहाँ पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से लगभग वो भी ऐसी ही होगी वीडियोज़। और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों मैं शिक्षा शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो है आपका फिलोसॉफी, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इसी प्रकार से अन्य मुद्दों के बारे में भी मतलब जितने भी आपके चैप्टर मतलब की विषय वस्तु है उन सभी पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत मेहनत करता हूं, उसके बाद में यह श्रृंखला आप लोगों के सामने लाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस शुक्ला स्टडी पॉइंट के परिवार में जुड़ने का प्रयास करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।